द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के महाराष्ट्र राज्य के कोषाध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी कामले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमोबुद्धाय। जय भीम। नमोबुद्धाय तेजस जी। बाबा साहेब द्वारा स्थापित की द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में समाज में जो संभ्रम अवस्था है, उसके बारे में जो समाज में जाने वाली इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जो किंतु परंतु चल रहा है, उसकी क्लेरिफिकेशन और उसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, सच जो है वो लोगों को बताने के लिए आज हम तेजस जी के साथ जुड़े हुए हैं। तेजस जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के रंगून कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब उपस्थित थे। पीबीएसआई की स्थापना भी 1954 में हुई थी, तो इन दो बातों का आपस में कोई संबंध था? जी बिल्कुल संबंध था। और आपने जैसे बोला, मैं मेरी तरफ से भी लोगों को निवेदन कर दूं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रचलित नाम भारतीय बौद्ध महासभा है, उस नाम से सभी लोग जानते हैं इसको, इसके बारे में जो प्रॉपर और रियल इंफॉर्मेशन है वो लोगों के पास अभी तक गई नहीं है। मतलब जितनी तौर पे जानी चाहिए उतनी गई नहीं है, और उस वजह से कुछ इंफॉर्मेशन लोग संभ्रमित करने के लिए लोगों को जानबूझ के लोगों में दे रहे हैं। तो लोगों में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाए, उस वजह से आज का इंटरव्यू हम लोग ने आज का इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने पूछा, 1954 में बाबा साहेब रंगून के कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहां पे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे उस कॉन्फ्रेंस में। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की तरफ से वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। उसमें 28 देशों के प्रतिनिधि थे, 216 के ऊपर डेलीगेट्स थे और 5000 के ऊपर ऑब्जर्वर थे वहां पे उपस्थित। 5000 या 500, आई थिंक 500 के ऊपर ऑब्जर्वर थे। एक्चुअली मैं कुछ जो रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें मैं मेरे कुछ खुद के नोट्स है वो मैं रेफर करूंगा, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ भी मैं मेरे मन की कुछ बोल रहा हूँ। तो विदाउट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मैं कुछ भी ना बोलूं, इसके लिए मैं मेरे साथ में कुछ डॉक्यूमेंट है और कुछ नोट भी है। लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं मेरे मन की खुद फेंक रहा हूँ। एक फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक मैं बना नहीं हूँ, खुद को डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं मेरे नोट्स यूज करूंगा। मतलब आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैक्सिमम में सच ही बोलूं, लोगों के पास सच ही इन्फॉर्मेशन जाए। जी बिल्कुल। तो आप हमें बता सकते हैं संस्था के उद्देश्य क्या है? देखो, 1954 में जैसे मैंने बोला कि बाबा साहब ने संस्था स्थापित की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1955 को मिला, 4 में 1955 को। ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा, मेमोरेंडम, जो बाबा साहब ने खुद उसका मेमोरेंडम लिखा था। उस मेमोरेंडम में ये 10 ऑब्जेक्ट्स है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 ऑब्जेक्ट्स है, और ये बाबा साहब की ओरिजिनल साइन है। यहाँ पे देखो, ये बाबा साहब की ओरिजिनल साइन है, 26 अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली, ये बाबा साहब का नाम है। तो ये बाबा साहब ने रजिस्टर करवाई हुई एकमात्र संस्था है। इसके 10 उद्देश्य है, जैसा कि आपने पूछा, और लोगों को पता है वो 10 उद्देश्य क्या है, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो इसके बाद में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का उनके ऊपर प्रभाव था। जो वर्ल्ड में जो बुद्धिज्म है, बाबा साहब अलग नजरिए से बुद्धिज्म को प्रमोट करना चाहते थे भारत में, क्योंकि भारत की जो परिस्थिति है वो बाबा साहब भली भांति जानते थे, और ये सब बातों को ध्यान में लेते हुए भारत में बुद्धिज्म को अलग तरीके से प्रमोट करना है, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। तो उसीलिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की और 10 उद्देश्य दिए इस संस्था को। 4 में 1955 को इसका रजिस्ट्रेशन मिला, और फिर ये संस्था आगे कंटिन्यू हुई। जी बिल्कुल। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब का महानिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। उसके बाद आदरणीय भैया साहब अम्बेडकर संस्था के दूसरे अध्यक्ष बने। उनके निधन पश्चात संस्था की कमान किसने संभाली? देखो, आपने पूछा कि 1956 में बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ, उसके बाद में जो द्वितीय अध्यक्ष थे आदरणीय भैया साहब अम्बेडकर, वो इस संस्था के द्वितीय अध्यक्ष रहे। वो 1977 तक, भैया साहब 17 सितंबर 1977 इस डेट को भैया साहब का निधन हुआ। उसके बाद में आदरणीय मीराताई अम्बेडकर द्वारा खुद को एज अ सक्सेसर
के रूप में इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पे उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया और एक चेंज रिपोर्ट मतलब संस्था के ओरिजिनल मेमोरेंडम में अगला अध्यक्ष कैसे चुना जाए इसके प्रोविजन नहीं थे, ऐसे रिमार्क्स चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से मिले और उस वजह से उनका जो चेंज रिपोर्ट था वो स्वीकार्य नहीं हुआ। मैं आपको एग्जैक्टली वो डेट भी बताना चाहूंगा कि 6 अक्टूबर 1977 को आदरणीय मीरादाई जी द्वारा चेंज रिपोर्ट मतलब उनके जो खुद का नाम का जो प्रस्ताव था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वो उन्होंने सबमिट किया और 14 अक्टूबर 1977 को चैरिटी कमिश्नर ने ये रिमार्क लिखा कि इसमें अगला अध्यक्ष कैसा चुना जाए इसके प्रोविजंस नहीं है, उस वजह से उन्होंने वो रिजेक्ट किया और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम उन्होंने बनाने के लिए कहा। तो बाबा साहब के जो भैया साहब के जो सहकारी थे एसवी रामटेके साहब, मजगोरी साहब, तो उन्होंने ये 1979 में आगरा में एक बैठक हुई, उसमें उन्होंने वो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का ड्राफ्ट रखा और फिर चैरिटी कमिश्नर को सौंपा। उसकी डेट भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे खुद के नोट्स पेपर कर रहा हूँ। देखो केंद्रीय कार्य समिति उस वक्त जो थी उन्होंने 25 मई 1979 को आगरा उत्तर प्रदेश में एक बैठक ली और एक प्रस्ताव पारित किया और मतलब वो प्रस्ताव मतलब एक ड्राफ्ट ही था, वो उन्होंने 12 नवंबर 1979 को चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में सबमिट किया। एचएम मजगूरी और एसवी रामटेके साहब का बहुत बड़ा रोल था वो पूरा फ्रेम करने में और 24/7/1981 को संयुक्त धर्मादाय आयुक्त ने उनको मंजूरी दे दी, मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम जो दी गई थी उसको मंजूरी दे दी। और फिर पहला अमेंडमेंट बाबा साहब के बनाए हुए संस्था में मेमोरेंडम में ये पहला अमेंडमेंट था और स्कीम मंजूर होने के बाद में फिर इसका जो संस्था का जो अगला प्रवास है वो चालू हुआ। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चैरिटी ऑफिस में मान्यता दी हुई स्कीम को न्यायालय में किसने चैलेंज किया? देखो ये सवाल बहुत लोगों को पता नहीं है, ये सवाल पता नहीं है मतलब इसकी जो प्रॉपर जानकारी है ना उसमें बहुत सारे लोग संभ्रमित है। उसकी रीजन ये है कि लोगों को लगता है कि ये एग्जैक्टली केस कब कोर्ट में गया, किस वजह से गया, ये लोगों को पता नहीं है। क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैरिटी कमिश्नर ने कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम को मंजूरी दे दी, तो वो जो स्कीम थी उस स्कीम को चैलेंज देते हुए आदरणीय मीरादाई जी की तरफ से सिटी सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज दिया गया। सिटी सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज दिया गया और सिटी सिविल कोर्ट में चैलेंज देने के बाद में सिर्फ चैलेंज ही नहीं दिया गया तो सिटी सिविल कोर्ट में उनके पक्ष में भी निर्णय आया था। हाँ, तो सिटी सिविल कोर्ट में उनके पक्ष में निर्णय आया और स्कीम के तहत एक ट्रस्ट कमेटी थी, ट्रस्ट कमेटी को भी मंजूरी मिली हुई थी। तो ट्रस्ट कमेटी में कौन कौन लोग थे, वो ट्रस्ट कमेटी में शंकरानंद शास्त्री, डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, ये भैया साहब अम्बेडकर के साथ में उनके सहकारी थे, डॉक्टर एसवी रामटेके, डीडी बाविस्कर साहब, उसके बाद में एडवोकेट केसी सौगर, उसके बाद में केटी अहिरे और अशोक जी अम्बेडकर, ये टोटल वो 7 नाम है। तो इनकी ट्रस्ट कमेटी भी स्थापित हुई थी उस वक्त स्कीम के अंतर्गत। तो जैसे ही मीरादाई जी के पक्ष में निर्णय गया सिटी सेशन कोर्ट का, तो वो आगे कंटिन्यू करना था, मतलब ट्रस्ट कमेटी की तरफ से कौन इसके खिलाफ जाएगा। तो शंकरानंद शास्त्री और भैया साहब जी के बहुत ही अच्छे घरेलू संबंध थे, तो शंकरानंद शास्त्री ने उस वक्त रिजाइन दे दिया था। तो फिर आगे अशोक जी अम्बेडकर के ऊपर एज अ ट्रस्टी चेयरमैन उनको चुना गया 82 में, और फिर ये आगे हाईकोर्ट में उसको चैलेंज दिया गया, सिटी सेशन कोर्ट को, सिटी सेशन कोर्ट के जजमेंट को हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया और उसके बाद में फिर वो केस हाईकोर्ट में चला। इसी समय भारतीय बौद्ध महासभा के रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरी चैरिटी ऑफिस में चल रही थी, क्या यह सच है? देखो, जब भी सिटी सेशन कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज दिया गया ट्रस्टियों के द्वारा, ठीक है, किसी इंडिविजुअल ट्रस्टी मतलब
किसी इंडिविजुअल ट्रस्टी ने खुद की कैपेसिटी में वो डिसीजन नहीं दिया था बिल्कुल। हाईकोर्ट में चैलेंज देने जी, का। बिल्कुल। वो सर्वसम्मति से लिया हुआ डिसीजन था जी। और ट्रस्टियों के प्रतिनिधि के रूप में अशोक जी अम्बेडकर साहब को चुना गया था। जी। तो जैसा कि आपने पूछा कि उसी वक्त भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से एक अलग सा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। जी। उसको मतलब वो रजिस्टर भी हुआ। अच्छा। लेकिन उस वक्त संस्था के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इसकी इंक्वायरी हो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में ऐसा सजेस्ट किया, मतलब मांग की वैसे, और वो 6 साल तक चला। 1987 में उसका डिसीजन आया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास। जी। ये आप देख सकते हैं, ये उसका 5154/1981, इंक्वायरी नंबर 5154/1981, और इसका जो डिसीजन है ये 6-7 पेज के उनके फाइंडिंग्स है और सब है। तो इसका जो डिसीजन आया, ऑर्डर जो आया, वो ऑर्डर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लोगों को लगता है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा 2 अलग अलग संस्था है, लेकिन वैसा है नहीं है। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में ये क्लियर हुआ है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही प्रचलित नाम भारतीय बौद्ध महासभा है, और वही ऑर्डर है। ये ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। द एप्लीकेशन एक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ भारतीय बौद्ध महासभा इज डिसमिस्ड विथ नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। ओके, तो मतलब अलग सी भारतीय बौद्ध महासभा कोई रजिस्टर नहीं है। इसके ऊपर ट्रायल चली, दोनों पक्ष को सुना गया, और उसके बाद में वो जो रजिस्टर हुआ था वो जब्त कर लिया गया, और कोर्ट ने ये माना, धर्मादाय आयोग के कोर्ट ने ये माना कि अलग सा भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर हो नहीं सकता। तो लोगों को जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि आज पूना में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से एक संस्था कार्यरत है, दिल्ली में भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से संस्था कार्यरत है। उसी प्रकार कुछ लोग दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम ना लेते हुए भारतीय बौद्ध महासभा का नाम लेते हैं और काम करते हैं। उससे क्या होता है, सच को देखो झुटला नहीं सकते, सच सामने आ ही जाता है, लेकिन लोगों को संभ्रमित करके अपना काम कैसे करे इस पे लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी धम्मक की बातें हैं, लोगों को समझना चाहिए, जो काम करवा रहे हैं और जो काम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसे सभी को समझना चाहिए। बिल्कुल जी। आपने जो बताया उसके स्टेटस को कितनी बार रिकॉल यानी निरस्त हुआ? देखो नहीं, ये जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने जैसे बोला कि हाईकोर्ट में ये जैसा केस आगे गया जी। हाईकोर्ट में जब भी सिटी सेशन कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज दिया गया, तो उस वक्त चैलेंज देने के बाद में 1987 में जी। हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि स्टेटस को टू बी मेंटेन, मतलब जो सिटी सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको जैसे, मतलब उसको उसके ऊपर स्टे लगा, हाँ, और दोनों पक्षों के लिए परिस्थिति जैसे थे, मतलब स्टेटस को टू बी मेंटेन, ऐसा जजमेंट पारित हुआ 1987 में। और उसके बाद में केस आगे चली 1987 से लेके स्टेटस को मतलब वो केस आगे चला 2013 तक, लेकिन उसके बीच में स्टेटस को 2 बार रिकॉल हुआ था जी। ये आपका एग्जैक्टली सवाल था। तो वो जो स्टेटस को क्या होता है, मतलब स्टेटस को मैंने बोला कि जैसे थी परिस्थिति मेंटेन करनी है, बिल्कुल। लेकिन वो परिस्थिति क्या हुआ कि मतलब किस वजह से वो स्टेटस को रिकॉल हुआ, 2003 में पेपर चार्जेस ना भरने की वजह से, 2000 सिर्फ पेपर चार्जेस थे, वो ना भरने की वजह से स्टेटस को रिकॉल हुआ, निरस्त हुआ जी। हाँ, तो उसके बाद में वो 2000 रुपए संस्था की तरफ से भरे गए और फिर वो स्टेटस को रीइंस्टेट हुआ जी। वैसे ही मैं उसको एग्जैक्टली आपको उसकी डेट भी बताता हूं। देखो, 2/12/2003 को वो स्टेटस को निरस्त हुआ जी। और उसमें क्लियरली रिमार्क लिखे थे जज साहब ने, पेपर बुक चार्जेस नॉट पेड, मैटर वॉज टेकन ऑन बोर्ड बट नो स्टेप टेकन बाय अपीलेंट, सो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट। तो वो चार्जेस भरने के बाद में वो ये हुआ। और एक बार स्टेटस को रिकॉल हुआ था, वो हुआ था 2007 को, 2006 या 7 में हुआ था। तो उसका रीजन ये था कि अशोक अम्बेडकर साहब जो एज अ ट्रस्टी चेयरमैन केस लड़ रहे थे, तो उन्होंने अचानक से किसी को भी संज्ञान में ना लेते हुए, जो एग्जिस्टिंग ट्रस्टी थे उस वक्त और नेशनल कमेटी जो कार्यरत थी, उनको अपने संज्ञान में ना लेते हुए, उनको बिना जानकारी दिए वो केस पूरा का पूरा विड्रॉ किया
और उसमें जो उन्होंने अलग अलग जो एफिडेविट दिए तो उसके वजह से कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और उनको सजा के लिए भी प्रावधान था। तो उस मैटर में वो फिर से रिकॉल हुआ। तो फिर से वो उसमें संस्था की तरफ से हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था। तो वो सब क्लियर करवाने के लिए और स्टेटस को फिर से मेंटेन करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 2012 में वो मैटर चला, 7 पेशी हुई। उस मैटर में कम से कम 5 लाख रुपए संस्था की तरफ से एडवोकेट की फी के तौर पे हमें देना पड़ा। हाँ, तो उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया और हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए कि अगले 6 माह में कि आप इसके पेशी का रिजल्ट तक आए, ऐसे कोर्ट ने निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। फिर जाके 2013 में इसका हाई कोर्ट का डिसीजन आया। जी, इसके बाद अभी आपने बताया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, लेकिन उसके निर्णय के पश्चात की बात भी समाज को एक ही संस्था मिलनी चाहिए थी, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, ये सवाल सिर्फ आपके ही मन में नहीं है, पूरे समाज का ये सवाल है। जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 2012 में ये केस चला और उन्होंने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि इसका जो कुछ रिजल्ट है उस नतीजे पे आप आए। तो अगले 6 महीने का उन्होंने ड्यूरेशन दिया था। तो हाईकोर्ट का मैं आपको वो कॉपी दिखाना चाहूंगा। देखो, हाईकोर्ट का निकाल, हाईकोर्ट की जो ऑर्डर है वो ये देखो, ये हाईकोर्ट का ये पूरे पेपर से इसके आप नाम देख सकते हैं सबके। इसका जो ऑर्डर है मैं ऑर्डर पे आपको लेके जाऊंगा। इन द रिजल्ट अपील सक्सीड्स द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी सिविल कोर्ट डेटेड 11 September 1987 passed in charity application number 8 of 1981 is quashed and set aside, and the judgment and order of the Joint Charity Commissioner dated 24 July 1981 passed in application number 192 of 1980 is restored. Okay? तो लोगों को लगता है कि केस में क्या हुआ, चैरिटी कमिश्नर ने जो स्कीम पास की थी और उसके अंतर्गत जो ट्रस्ट कमेटी स्थापित हुई थी उसको हाईकोर्ट ने कंफर्म किया। ये केस का रिजल्ट था। उसके बाद में फिर और ये डिसीजन ए जोशी, हाँ, ये मैं एडवोकेट का मतलब वो जो जज थे उनका नाम भी यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, ए जोशी, उन्होंने वो ऑर्डर दिया था। तो अभी रिसेंटली राजरत्न आंबेडकर साहब का एक स्टेटमेंट आया था। एक्चुअली वो स्टेटमेंट की बहुत लोग निंदा कर रहे हैं और मैं भी कड़े शब्दों में उस स्टेटमेंट की निंदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में उनका जो इंटरवीनर एप्लीकेशन है उसपे वो रिजेक्ट हुआ था। मई 2018 का मैटर है। तो राजरत्न आंबेडकर साहब का जो इंटरवीनर एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हुआ। वो रिजेक्शन ऑर्डर चैरिटी कमिश्नर के जिस जज ने दिया उनका भी नाम खंडेलवाल जोशी है। तो राजरत्न आंबेडकर साहब ने उसकी लिंक वो बीजेपी का काम करते हैं अंदर बैठ के ऐसी टिप्पणी की जो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत टिप्पणी की उन्होंने। और इसी बात पे मैं उनको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का डिसीजन भी ए जोशी साहब जो जज थे उन्होंने दिया, हाँ, तो क्या वो किसका काम कर रहे हैं? फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा लोगों को, हाँ, क्योंकि कोर्ट के ऊपर देखो ये न्यायालयीन जो व्यवस्था है, डेमोक्रेसी में हम लोग काम करते सभी लोग, तो हम लोग ऐसी विभत्स टिप्पणी नहीं कर सकते जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। तो मैं वही बात क्लियर करना चाहता था कि 2013 में हाईकोर्ट का रिजल्ट आया। 2013 के बाद में आदरणीय मीरा ताई जी की तरफ से इसको पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वो जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं की। और फिर से मीरा ताई जी की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, तो वो रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हुई। वो ये कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉपी, ये देख सकते हैं आप लोग। एक 2 फरवरी 2015 को पहली पिटीशन होगी, उसकी ऑर्डर है द एपिलेंट फॉर हेयरिंग इन ओपन कोर्ट इज रिजेक्टेड। वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू द रिव्यू पिटीशन एंड द कनेक्टेड पेपर्स वी फाइंड नो मेरिट इन द रिव्यू पिटीशन and the same is accordingly
डिसमिस। फिर से जो ये हुआ उसकी जो कॉपी है वो भी यहाँ पे है। इसकी डेट है 15/4/2015। उसमें भी सेम फाइंडिंग्स है। ऑर्डर द एप्लीकेशन फॉर हियरिंग इन ओपन कोर्ट इज रिजेक्टेड, द रिव्यू पिटिशन इज डिसमिस इन टर्म्स ऑफ साइंड ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर मतलब आदरणीय मीराताई जी की तरफ से गया था। वो भी जैसे मैंने आपको अभी पेपर जैसे दिखाए वो डिसमिस हो गया। तो कोर्ट से ये पूरा क्लियर हो गया, जो मैटर था वो पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा प्रवास रहा संस्था का। जी, अभी आपने बताया कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किसके साथ जुड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्रस्टी ज्योतिकर जी विश्व हिंदू परिषद से संबंधित थे, ये बात सच है क्या? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसका सिंपल वर्ड्स में आंसर है डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जो एग्जिस्टिंग ट्रस्टी है, विद्यमान कानूनी ट्रस्टी है इस संस्था के, वो कभी भी विश्व हिंदू परिषद से कभी भी जुड़े नहीं थे। ये बात अलग है कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग उनके नाम का फायदा उनके फायदे के लिए उठाना चाहते थे, उस वजह से वो उनका नाम अपने साथ में जोड़ रहे थे। लेकिन हमारे ही कुछ लोग उनका नाम वीएचपी के साथ में जोड़ रहे। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब जो वीएचपी के नेता लोग, मतलब जो कुछ नेतागण थे, वो ज्योतिकर साहब का नाम अपने साथ में जोड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। उनके जो कुछ लेख थे वो अलग अलग रीजंस, मतलब अलग अलग वजह से वो लिखते थे। ज्योतिकर साहब का नाम बुद्धिस्ट स्कॉलर में 70-80 के दशक में लिया जाता था। तो उनका नाम अपने साथ में आए और लोगों के अंदर ज्योतिकर साहब हमारे साथ में है ऐसा चित्र निर्माण किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए, ऐसे वीएचपी के कुछ नेता जो थे उस वक्त के, उनकी मनीषा थी। लेकिन वो ज्योतिकर साहब ने हमेशा इस बात का खंडन किया है, अलग अलग माध्यमों से उन्होंने खंडन किया है इस बात का। फिर भी हमारे ही कुछ लोग आज उनका कनेक्शन उनके साथ में ही जोड़ रहे। जो वीएचपी के लोग सक्सेस जिस बात में नहीं हुए, उसी बात को आज हमारे कुछ लोग जानबूझ के उनके साथ में ढकेल रहे। अभी ज्योतिकर साहब भैया साहब आम्बेडकर साहब के साथ में उनकी कमेटी में थे। तो भैया साहब ने जो जिसको चुना है वो गलत नहीं हो सकते। हमें भैया साहब जी के ऊपर तो विश्वास रखना चाहिए। और अभी मैंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट सुना राजरत्न आम्बेडकर साहब का। एक्चुअली ये जो आरोप है उसकी शुरुआत भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हुई। 2015 में जब ये सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, उसके बाद में ही राजरत्न आम्बेडकर साहब की तरफ से ये आरोप की शुरुआत हुई। और उसमें जो उन्होंने जो बातें एज अ प्रूफ दिखा रहे वो उनके कुछ आर्टिकल्स है। वो आर्टिकल्स एक्चुअली वीएचपी के लिए लिखे ही नहीं थे, उन्होंने खुद वो पब्लिश करवा लिए फायदा उठाने के लिए। और जो दूसरा आर्टिकल वो जो बताते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो एज अ रिपोर्टर किसने लिखा उसको भी पता नहीं कि ये नाम आया कहां से। आप सोच सकते हैं कि देखो आज जो न्यूज़पेपर है, न्यूज मीडिया जो है कि वो क्या करता है, पेपर मीडिया हमारे देश में जो काम करता है ना वो बहुत ही अलग ढंग से काम करता है। कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, सब लोगों को पता है। आज देखो कोई भी मेडिकल में या अलग चीजों में पेपर रैप करके देते हैं कोई चीजों के, तो वही आज का पेपर का सत्य है कि वो हाइडिंग द ट्रुथ, वो ट्रुथ को लपेट देते हैं। तो इन बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि उस वक्त किसी एक रिपोर्टर ने उनका नाम किसी और के कहने पे लिख दिया तो उस बात को हम लोग माने क्या। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, किसी का भी नाम किसी भी पेपर में आ सकता है और उसका भी उन्होंने खंडन किया था। जी, आप पर लगाए जाने वाले जो आरोप है उनकी जो श्रृंखला चलती है, उस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल ये है, अकेले ट्रस्टी ज्योतिकर जी ने अटौली जी को राष्ट्रीय सलाहकार पद पर नियुक्त किया था, ऐसा आरोप आप पर है, क्या ये भी सच है? देखो अभी जो सवाल है डॉक्टर पीज, मैं पहले तो एक आपको ये बता दूं कि एक मिनट में कुछ नोट्स है मेरे, वो आपको फिर से एक बार रेफर करता हूँ। देखो जो ट्रस्टी थे 1981 में जिनको मान्यता मिली हुई थी चैरिटी कमीशन ऑफिस से, उसमें से मैंने जैसे पहले बताया आपको शंकरानंद शास्त्री साहब ने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद में केटी आयरे साहब 96 में 6/4/96 को उनका नाम शेड्यूल 1 कॉपी से डिलीट हुआ। ये जो सातों ट्रस्टी हैं जो चुने गए थे 1981 में, उनका नाम शेड्यूल 1 कॉपी पे है। मैं आपको वो दूसरा नोट दिखाने के पहले एक दूसरा एक अहम डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो,
ये संस्था की शेड्यूल 1 कॉपी है। किसी भी धर्मादाय आयोग में जो संस्था रजिस्टर होती है उसकी अहम कॉपी शेड्यूल 1 कॉपी को माना जाता है। बिल्कुल। तो ये शेड्यूल 1 कॉपी में आप देख सकते हैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, फाउंडर फर्स्ट लेट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब का नाम है। और इसमें पूरी संस्था की प्रॉपर्टी और जितने भी चेंजेस हुए वो सब रिकॉर्ड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो 7 नाम थे वो शेड्यूल 1 कॉपी पे रिकॉर्ड है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि शंकरानंद शास्त्री ने रिजाइन दिया था, केटी साहब ने 96 में उनका भी नाम शेड्यूल 1 कॉपी से डिलीट हो गया। डी बाविस्कर साहब का 25/8/98 को निधन हुआ। उसके बाद में एसवी राम टेके साहब, उनका 17 मार्च 2001 में उनका भी निधन हुआ। केसी शौकत साहब जो ट्रस्टी थे उनका भी 14/6/2005 को निधन हुआ। और अभी अशोक अम्बेडकर साहब का 8/12/2017 को निधन हुआ। तो अभी एक ही कानूनन ट्रस्टी जीवित है जिनका नाम शेड्यूल 1 कॉपी पे रिकॉर्ड है, उनका नाम है डॉक्टर पीजी ज्योतिकर। अभी आपने जो सवाल उठाया कि डॉक्टर पीजी ज्योतिकर साहब ने आठवले साहब की एज अ नेशनल एडवाइजर, राष्ट्रीय सलाहकार के पद पे नियुक्ति की थी क्या? तो वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये आरोप भी इसलिए उठाया जाता है हम इस संस्था के ऊपर कि आठवले साहब आज बीजेपी के साथ में है और फिर बीजेपी कनेक्शन इस संस्था में कैसा है ये जानबूझ के प्रस्थापित करने के लिए ये आरोप गढ़ा जाता है यहाँ पे, लेकिन वैसा सच नहीं है। देखो आठवले साहब इस संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार थे, लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ ज्योतिकर साहब ने की थी, ये बिल्कुल झूठ है। उस वक्त के जो ट्रस्टी थे उन सब ने मिलके उनकी नियुक्ति की थी। उसमें अशोक अम्बेडकर साहब भी थे, ठीक है। और नेशनल कमेटी के जो कुछ लोग थे उनकी भी सहमति थी। 2016 तक माननीय आठवले साहब इस संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार पद पे थे, लेकिन 2016 के बाद में उनका इस संस्था से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, वो उस पद पर कायम ही नहीं है। रिसेंटली जो नेशनल कमेटी की जो लिस्ट है, पदाधिकारियों की जो लिस्ट है, वो कोई भी चेक कर सकता है। संस्था की वेबसाइट है www.thebuddhistsocietyofIndia.in। इस संस्था के अधिकृत वेब पोर्टल पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे उनका नाम है नहीं। 2016 तक वो बेहद बिल्कुल हमारे साथ में थे, लेकिन सिर्फ ज्योतिकर साहब ने उनकी नियुक्ति नहीं की थी, बल्कि उस वक्त के जो ट्रस्टी थे और नेशनल कमेटी थी उन्होंने सबने मिलके वो नियुक्ति की थी। तो इस वजह से ये आरोप जो झूठा आरोप है जी, इसका खंडन इजीली हो जाता है। बिल्कुल सही कहा सर। इससे जुड़ा और एक सवाल है, 2001 का चेंज रिपोर्ट में जो नाम है वो ज्योतिकर जी ने चुने थे क्या? देखो अभी फिर से वही सवाल, 2001 में जो चेंज रिपोर्ट, अभी मैं चेंज रिपोर्ट भी बताता हूं आपको क्या होता है। चेंज रिपोर्ट ये होता है, देखो मैंने जैसे बताया कि 6 ट्रस्टी आज जीवित नहीं है, बिल्कुल। आज 2020 चल रहा है और मतलब जो 6 ट्रस्टी है वो जीवित नहीं है, एकमात्र ट्रस्टी जीवित है, उनकी भी एज अबव 80 है। ओके, तो 2001 में जो चेंज रिपोर्ट दिया था, चेंज रिपोर्ट मतलब क्या होता है, जो रिक्त वेकेंट पोस्ट है ट्रस्टियों की, उनके ऊपर जो नए ट्रस्टी लेने के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं चेंज रिपोर्ट। तो 2001 में एक चेंज रिपोर्ट दिया था, वो सबमिट किया था एक्चुअली डॉक्टर पीजी ज्योतिकर साहब ने, लेकिन वो जो उसका जो पूरा चयन था वो डॉक्टर एसवी रामटेके साहब ने किया था। उसकी जो प्रोसीडिंग है, जो रिजोल्यूशन की जो प्रोसीडिंग है, उस पे डॉक्टर एसवी रामटेके साहब की साइन है। और वो सभी मतलब वो 2001 में मार्च 2001 में डॉक्टर एसवी रामटेके साहब का निधन हो गया। अगर वो जीवित रहते तो वो चेंज रिपोर्ट वही डालने वाले थे, लेकिन उनके निधन वश वो चेंज रिपोर्ट सिर्फ ज्योतिकर साहब ने सबमिट किया। मैं आपको चेंज रिपोर्ट भी दिखाना चाहता हूँ, वो चेंज रिपोर्ट भी है मेरे पास। वो चेंज रिपोर्ट, हाँ ये रहा वो चेंज रिपोर्ट। देखो ये चेंज रिपोर्ट में, ये देखो ये चेंज रिपोर्ट, चेंज रिपोर्ट 2471 17/4/2001, 4 मतलब अप्रैल, 3 मतलब मार्च में रामटेके साहब का निधन हो गया। तो इसमें ये देखो ये नाम है, दयानंद मोहिते, चंदू पाटिल, दयानंद मोहिते, हरीश रावलिया।
तो आज दयानंद मोहिते साहब हमारे साथ में नहीं है, उनका भी निधन हो चुका है, लेकिन ये रिपोर्ट पेंडिंग है। ये जो दो नाम है, कोई भी जो मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो कोई भी बता सकते हैं कि चंद्रवती पाटिल साहब या डॉक्टर हरीश रावलिया ये कभी भी बीजेपी में सक्रिय नहीं थे या उनके साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं था। उनकी जो मतलब उन्होंने पहले से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े जितने भी है उनके साथ में ही काम किया हुआ है। एक्चुअली पैंथर का चंद्रवती पाटिल साहब भोपाल में पैंथर को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था। तो राजरत्न साहब ये जानबूझ के दिखाना चाहते हैं ये लिंक और ये आरोप लेके खुद को प्रस्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें सक्सेस नहीं हो गए। उनको लगता था कि संस्था की तरफ से कोई भी आगे आएगा नहीं और उनको जवाब नहीं देता, तो उस वजह से उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था इस सभी बातों को। लेकिन आई वुड लाइक टू अपील ऑल द पीपल कि लेट अस नॉट टेक दिस वाइटल एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रांटेड। तो हमें इसको गृहित नहीं लेना चाहिए और जो यंगस्टर्स है वो आगे आ रहे हैं इस संस्था की गरिमा को देखते हुए और बहुत सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। इन सभी बातों के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। कभी भी बीजेपी के साथ में या वीएचपी के साथ में कनेक्शन नहीं था और चेंज रिपोर्ट में जो नाम है उनका भी कभी भी बीजेपी जैसे कट्टरवादी जो पार्टी है जो सोच रखती है उनका और हमारा संबंध नहीं है। जी तेजस जी, क्या आप बता सकते हैं आदरणीय अशोक अम्बेडकर द्वारा सबमिट 2013 में चेंज रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखो अभी मैंने आपको 2001 का चेंज रिपोर्ट जैसे बताया, ठीक है। 2001 के चेंज रिपोर्ट में जो नाम थे वो केस को हाईकोर्ट में चल रही थी, तो उस वजह से ये वो पेंडिंग थी। जैसे ही 2015 में इसका पूरा ये कोर्ट केस से मुक्त हो गई संस्था, तो धर्मदा आयुक्त में इसके हेयरिंग चालू हो गई। हेयरिंग कौन सी? चेंज रिपोर्ट की हेयरिंग चालू हो गई। तो 2013 में माननीय अशोक अम्बेडकर द्वारा एक चेंज रिपोर्ट सबमिट हुआ, तो उसमें एक बहुत अहम गौर करने जैसी बात यह है कि नेशनल कमेटी एग्जिस्टिंग थी उस वक्त और उनके साथ में जो ट्रस्टी थे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, उनको भी उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। हालांकि कल्याण में रेयन मिल वहां पे उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। वैसे ही बहुत बार उन्होंने अध्यक्षता की थी बहुत सारी मीटिंग में, तो नेशनल कमेटी का एग्जिस्टेंस उनको पता था। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर उनके साथ में ट्रस्टी है, ये भी उनको पता था। लेकिन इन दोनों को उन्होंने दरकिनार करते हुए 2013 में कुछ एक नया चेंज रिपोर्ट डाल दिया। अभी लोगों को ये आश्चर्य होगा कि 2013 में जो चेंज रिपोर्ट में जो नाम है वो नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उनके फैमिली के 2 पुत्र ही उनके चेंज रिपोर्ट में है। पहला नाम संदेश अम्बेडकर, दूसरा नाम राजरत्न अम्बेडकर। ये दोनों अशोक अम्बेडकर साहब के पुत्र है, ठीक है। तीसरा नाम है मिलिंद पवार, चौथा नाम है हरिचंद्र साळवे जी, और 5वां नाम है शरद येटम जी। तो ये नाम है, ठीक है। तो येटम, साळवे और पवार, ये जो 3 अन्य नाम है जो जिनका चेंज रिपोर्ट में शामिल किया गया, इनका संस्था में कुछ भी रोल नहीं था जी। हाँ, तो जो संस्था में कार्यरत थे लोग, अभी मैं आपको और एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। जो ये केस चली जी, दिखाइए। हाँ, 87 से लेके 2013-2015 तक ये जो केस चली उसमें बहुत सारे खर्चे हुए। तो वो खर्चे किसने उठाए? जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई इस संस्था को बचाने के लिए लगाई। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट मतलब कहाँ से लोगों ने इस संस्था को निधि दिया, ये देख सकते हैं आप। एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, भोपाल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, तो और ये अमाउंट भी देख सकते हैं आप। तो ये लोगों ने अपनी खून पसीने की जो कमाई है वो बाबा साहब द्वारा स्थापित संस्था की गरिमा को देखते हुए लोगों ने इसको बचाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। बिल्कुल सही। तो इसमें मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में बोलता हूँ कि अशोक अम्बेडकर साहब द्वारा या राजरत्न अम्बेडकर साहब द्वारा इस संस्था में मतलब राजरत्न अम्बेडकर साहब का तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था बिफोर 2013। तो वो तो बामसेप के साथ में काम करते थे। वो नांदेड़ से एक चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, भारत मुक्ति मोर्चा से उनका बहुत ही गहरे संबंध है, मतलब थे।
और उनको 25,000 मानधन भी मिलता था उसके लिए। हाँ, तो ये सब बातें लोगों को पता नहीं है। और 2013 के बाद में अचानक बामसेप छोड़ के राजरत्न आंबेडकर इस संस्था में आ गए, क्योंकि ये कोर्ट से ये बाहर निकल गई थी। तो अचानक उन्होंने ये सब बातों को अच्छी तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया और यहाँ पे वो काम करने के लिए आ गए। जी 2001 और 2015 के चेंज रिपोर्ट में बीजेपी आरएसएस से जुड़े नाम शामिल किए हैं, ऐसा आरोप आप पर राजरत्न आंबेडकर जी ने किए हैं। इस पर आपका क्या मतलब, आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने इसका आंसर पहले दे दिया, लेकिन फिर से आपको ये करता हूँ। 2001 का चेंज रिपोर्ट जैसे मैंने बताया आपको कि पीजी ज्योतिकर साहब द्वारा सबमिट हुआ है, वो रामटेके साहब का देहांत होने की वजह से ही सिर्फ उन्होंने सबमिट किया, और नाम जो चुने गए थे वो रामटेके साहब द्वारा ही, मतलब पूरी नेशनल कमेटी द्वारा चुने गए थे। अभी 2015 का जो चेंज रिपोर्ट है उसमें जो नाम है वो नाम मैं बताता हूँ आपको। चंद्रबोटी पाटिल साहब का एक नाम है, हरीश रावले साहब का एक नाम है, एडवोकेट सुभाष जमजाळे साहब का एक नाम है, और एडवोकेट पीके बर्वे साहब का एक नाम है। तो देखो, ये 4 नाम है। बीके बर्वे साहब हो गए या एडवोकेट सुभाष जमजाळे साहब हो गए, इनका भी कभी बीजेपी के साथ में या उस विचारधारा के पक्ष में कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं है। उन्होंने भी हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के विचारधारा के जितने भी पक्ष है उसमें ही ये लोग सक्रिय है। बीके बर्वे साहब ने भी इस संस्था को हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ही पूरा केस लड़ा। तो बेशक सभी डॉक्यूमेंट्स संस्था के अवेलेबल थे, लेकिन संस्था को कोर्ट में लड़ने के लिए मतलब पूरा जो अहम श्रेय है वो बर्वे साहब को जाता है। तो अभी राजरत्न साहब ने जवाब देना चाहिए कि इसमें से कौन बीजेपी का है। ठीक है, तो ये बर्वे साहब हो गए, जमजाळे साहब हो गए, चंद्रबोधी पाटिल साहब हो गए, हरीश रावले साहब हो गए, कोई भी बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ उनको अपना खुद को प्रस्तावित करना है। तो खुद को प्रस्तावित करने के लिए जैसे हमारे देश के कुछ लोग पाकिस्तान की हमें डर दिखाते हैं और खुद को प्रस्तावित करते हैं, वैसे ही जो हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनको भी एक पर्टिकुलर लोगों का डर दिखा के खुद को प्रस्तावित करने की कोशिश राजरत्न आंबेडकर द्वारा हो रही है। जी तेजस जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुद्ध ने तो कहा है चरत भिक्खवे चारिके, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यहाँ तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे हैं सभी, और ये इससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, इसी में आप आपकी एनर्जी मतलब खाली कर रहे हैं। तो कौन किससे जुड़ा है, इसके अलावा हर कोई समाज से कितना जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ना चाहिए, आपके उसके बारे में क्या राय है? देखिए, ये बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि एक्चुअली वैसे ही होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको और एक बात बताता हूँ। देखो, आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा जी। सोक्रेटिस एथेंस में कानून का राज बरकरार हो उसके लिए उनको एक सजा दी गई थी। मतलब जो आरोप उनके ऊपर था उससे वो पूरी तरह से निर्दोष थे, उनको पता था, लेकिन फिर भी कानून के तहत उनके ऊपर जो कुछ सजा उनको सुनाई दी तो उनको जहर भरा जो प्याला रहता है वो पीने की शिक्षा दी गई थी। तो वो छूट सकते थे, उनको भागने का पूरा चांस था, फिर भी वो भागे नहीं। उन्होंने वो जो पनिशमेंट थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की। क्यों एक्सेप्ट की? ओनली फॉर द रीजन की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका लोगों में सम्मान हो। ठीक है, और एक आपको एग्जांपल बताता हूं। मतलब कानून जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, वो अगर हम लोग मानेंगे नहीं तो कोई भी सिस्टम नहीं चल सकती। दूसरे का आपको एग्जांपल बताओ तो देखो, आप क्रिकेट मैच तो सभी लोग देखते हैं। आप मान लो कि क्रिकेट मैच में 2 टीम है लेकिन अंपायर ही नहीं है बीच में, तो क्या होगा आप परिणाम सोच सकते हैं। हाँ, और फिर आप ऐसा भी मान लो कि वो दोनों टीमें अंपायर भी है लेकिन अंपायर की कोई सुन नहीं रहा, तो क्या होगा? बिल्कुल। अभी देखो, जो जैसे मैंने बताया कि 2015 तक पूरे कोर्ट केसेस जो है वो पूरे क्लियर हो गए। ठीक है, अभी जो डिसीजन दिए गए हैं कोर्ट द्वारा, हाँ, तो वो हमें अगर मान्य ही नहीं करना और उस वजह से जो मतभेद है, जो असहमति है, उसके ऊपर क्या करेंगे? लोगों को सिर्फ आपने जैसा फोकस किया अभी कि जो हम एक दूसरे पे आरोप करते हैं, देखो संस्था की तरफ से हमने कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। हाँ, आप ये देख सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अधिकृत संस्था होने के नाते हमारी तरफ से कभी भी किसी के ऊपर भी आरोप नहीं होते। ये आपने जो इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया था उस वजह से हम लोग ये सिर्फ आपके सामने से
क्लियर कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं इस बातों का, जी। ठीक है। लेकिन हम अगर स्पष्टीकरण भी नहीं देंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारा ही पक्ष झूठा है, बिल्कुल। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। और अगर असहमति होती है, देखो कोई भी समाज में दो व्यक्ति होते हैं तो दो अलग अलग मत होते हैं, मत भिन्नता रहती है। वैसे अगर देखा जाए तो मत भिन्नता में सहमति होने के लिए एक जो मीडियम रहता है वही लॉ एंड ऑर्डर रहता है। तो अगर असहमति है तो जुडिशरी सिस्टम हमारी है, डेमोक्रेटिक, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो पूरे जो अभी इसका क्लियरेंस होने के बाद में भी अगर ऑर्डर ही नहीं मानना तो फिर उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं। और हम ही लोग फिर बुद्धिज्म की बात करते हैं, लोगों को बुद्ध बताते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता ना सर। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी जो चेंज रिपोर्ट पर काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? हाँ देखो, मतलब आपको शॉर्ट में ये जानना है कि अभी की फिलहाल सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है? देखो जैसा कि मैंने बताया कि 2001 का चेंज रिपोर्ट है, उस पर सुनवाई हो रही थी, ठीक है। वो सुनवाई हो रही थी तब दो इंटरव्यूनर के एप्लीकेशन आए, उसमें से एक मोकळे और राजरत्न आंबेडकर साहब का एप्लीकेशन था। उस दोनों एप्लीकेशन पे पूरी सुनवाई होने के बाद में उनका पूरा पक्ष सुना गया उनके वकील द्वारा। हाँ, रिटन सबमिशन हुआ, ओरल सबमिशन हुआ। उसके बाद में उनकी जो इंटरव्यूनरशिप एप्लीकेशन थी, इंटरव्यूनर मतलब मध्यस्थता जो करनी थी उनको इस चेंज रिपोर्ट में, तो वो निरस्त कर दी। हाँ, और लोगों को और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ऑर्डर चैरिटी ऑफिस ने पास किया है चेंज रिपोर्ट के इंटरव्यूनरशिप को खारिज करते हुए, उसमें पैरा नंबर 7 में लाइन नंबर 9 उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि राजरत्न आंबेडकर का परिचय इस एज फार एज दिस द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इज कंसर्न, इस संस्था के तहत उनका जो रोल है वो सिर्फ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पर्सन हैविंग इंटरेस्ट, इससे ज्यादा उनकी कोई भी आइडेंटिटी इस संस्था में नहीं है। जो 2013 में उनका जो चेंज रिपोर्ट डाला गया है वो नॉमिनेटेड है, बिल्कुल। he was nominated by Mr. Ashok Ambedkar for the trustee, but yet he has been not selected. Try to understand this thing. जी, उनका नाम चयनित हुआ है, नामांकित हुआ है, नॉमिनेशन के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली हुई है। अभी 2001 का मैटर ही चल रहा है, उसमें उन्होंने इंटरव्यूनरशिप के लिए एप्लीकेशन दिया था, वो रिजेक्ट हुआ। तो उसमें उन्होंने चैरिटी कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और डॉक्टर पीजी ज्योतिकर ऐसे तीनों पक्ष के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाला हुआ है। और उस एप्लीकेशन के तहत उनको ऐसा लगता है, वो खुद को बहुत प्राउड भी फील समझते रहेंगे कि मेरी वजह से, वो क्लेम करते हैं हमेशा कि मैंने उनको रोका, और वो उनको रोका मतलब वो बीजेपी आरएसएस से कनेक्शन बताते हैं, लेकिन वैसा है नहीं है। लेकिन अभी क्या है, उनको खुद को प्रस्तावित करना है तो वो उनकी मजबूरी है, लोग समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं कि उनकी मजबूरी है। उनको वो अगर ऐसे बोलेंगे नहीं तो उनका करियर जो वो एक्चुअली रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं और उनका करियर यहाँ पे करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा वो प्रतीत होता है, लेकिन वैसा है नहीं है। ये कितने भी आरोप करते हैं लोग, लेकिन लोगों को सच पता है, लोग वेरीफाई करते हैं, ये बात शायद उनको वो भूल रहे हैं। तो कोई भी कनेक्शन आरएसएस बीजेपी से नहीं है, तो ये निरंतर आरोप होता है। और लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उल्टा मैं एक बात आपको और एक बता दूं कि बीजेपी, राजरत्न आंबेडकर साहब एक बात बोलते हैं कि बीजेपी के तलवे चाट रहे, तो और वो बड़े ही इंथ्यूजियास्टिक होते हुए बात करते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियसली बात करते हैं, लेकिन वो एक भूल जाते हैं बात, शायद मैं जो अभी बात करने वाला हूं उनको डाइजेस्ट नहीं होगी। मुझे 101% पता है कि ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं होगी। और मेरी ये उनसे नम्र निवेदन है कि अगर इस मुद्दे पे उनके पास कोई जवाब है तो वो कोई भी विचार मंच से आगे आकर इसका खंडन करे। देखो, बीजेपी के तलवे चाटते हैं ऐसा वो कई बार बोलते हैं दूसरे लोगों पे, और वो जो चेंज रिपोर्ट में जो नाम है जो डाले हुए हैं अधिकृत संस्था की तरफ से, उसमें वो एक टिप्पणी करते रहते हैं हमेशा। लेकिन मैं बताना, जैसे मैंने पहले खंडन किया कि कोई भी कनेक्शन नहीं है बीजेपी से हमारा, हम उनकी विचारधारा के साथ सहमत नहीं है। बुद्ध की विचारधारा एक विशाल समुद्र है, ठीक है, हम उस पर कायम है और उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी रहा सवाल बीजेपी के तलवे चाटना, तो उनको जो बात डाइजेस्ट नहीं होगी वो बात यह है कि बीजेपी के साथ में उनके पिताजी
अशोक अम्बेडकर साहब के बहुत गहरे संबंध थे, वो ये बात भूल जाते हैं। हाँ, 1998 में महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति सेल के बीजेपी के वो महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट थे, तभी तो बहुत उनके संबंध थे अच्छे। उसके बाद में उन्होंने एनसीपी में गए और फिर 2005 के ईयर्स में राजरत्न अम्बेडकर और अशोक अम्बेडकर साहब दोनों आरपी आठवले साहब के साथ में काम करते थे। आठवले साहब ने बहुत बार उनकी मदद की है पर्सनली अशोक अम्बेडकर साहब की, मतलब उनके बहुत ही क्लोज रिलेशंस थे, ठीक है, अशोक अम्बेडकर साहब के। तो उस वक्त तो ये कनेक्शन उनको नहीं दिखा जी। देखो ये कनेक्शन बहुत ही अहम है, उसके ऊपर लोगों को गौर करना चाहिए। तो आठवले साहब के और अशोक अम्बेडकर साहब के भी बहुत गहरे संबंध थे। सुप्रीम कोर्ट 2011 का मैंने जैसे बात की, तो उस वक्त भी उन्होंने मदद की थी। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे भी उन्होंने मदद की थी। उतना ही नहीं, सिर्फ राजरत्न अम्बेडकर साहब की शादी का एक कोर्ट मैटर हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी मदद की थी आठवले साहब ने, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, लोगों को पता नहीं है और ये बातें उनको पता चलनी चाहिए। और एक बात में मतलब लोगों को बहुत ही आश्चर्य लगेगा, राजरत्न हमेशा बीजेपी आरएसएस का डर दिखा के बुद्धिस्ट कम्युनिटी की सिंपैथी बटोरना चाहते हैं। तो 61st एनिवर्सरी थी संस्था की और मुलुंड ये विक्रोली में कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में एकनाथ खड़से तो सबको नाम पता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र में बीजेपी की पूरी नींव उन्होंने ही रखी है, सबको पता है। तो एकनाथ खड़से साहब द्वारा 3 लाख रुपए कैश उस कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम अशोक अम्बेडकर और राजरत्न साहब द्वारा किया गया था, उसमें 3 लाख रुपए कैश लिए उन्होंने। तो तब बीजेपी के तलवे चाटने की बात उनको नहीं सामने, मतलब उनको तभी उस बात का ध्यान नहीं था। हाँ, तो उन्होंने वो पैसा लिया और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि जो कैश लेने के लिए गए थे उनके और राजरत्न साहब वो कमिटी में थे खुद और पूरी बातें पता थी। वही नहीं, अमर साबळे साहब पूना के सांसद रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने भी बहुत बार आर्थिक स्वरूप में अशोक अम्बेडकर साहब को मदद की है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी के और इनके ही बहुत बड़े गहरे संबंध है, लेकिन ये हमेशा लोगों को डाइवर्ट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मतलब मेरे राइटिंग में भी ये मतलब लाइन हमेशा आती है कि इफ यू कांट कन्विंस देन कंफ्यूज। आप अगर लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो उनको संभ्रमित करो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी बात है। और कोई सवाल? जी, आपके जवाबों से तो ये पता चलता है कि बुद्ध ने कहा था एक जगह पर, सूर्य, चंद्र और सत्य ज्यादा देर तक चुप नहीं सकते। ये 3 चीजें कभी ना कभी तो सामने आएगी ही। आज आपने टीबीएसआई का जो सच है लोगों के सामने लाया। मेरे आखिरी 2 सवाल है आपसे तेजस जी। जी बिल्कुल। अभी आप महाराष्ट्र कमेटी में काम कर रहे हैं। हाँ। तो महाराष्ट्र कमेटी के आप मतलब काम करते वक्त लोगों के हित के लिए आपने जो कुछ काम किए, उसमें से 2 प्रमुख काम आप बता सकते हैं आपने जो कुछ काम किए हैं कमेटी द्वारा टीबीएसआई के? जी बिल्कुल। हम एक्चुअली चाहते ही है कि इस मतलब ये जो संस्था है, बाबा साहब द्वारा स्थापित ये जो संस्था है, वो संस्था लोगों को आगे जाके मार्गदर्शन करे, क्योंकि ये दिस इज द पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस संस्था के तहत 2016 में स्टेट कमेटी की नियुक्ति हुई और उसमें जो प्रमुख 2 काम है हमारे, वो है, आपको दिखेंगे, उसका रिजल्ट दिखेगा, जो आने वाली जो जनगणना है उसमें वी विल हिट द मार्क ऑफ 5 करोड़। जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 5 करोड़ का मार्क हम लोग इजीली क्रॉस कर देंगे। उसमें जो कुछ काम करना होता है वो पूरा काम हमने किया हुआ है, करस्पॉन्डेंस किया हुआ है। तो आने वाले जनगणना में जो 80 लाख पे जो पॉपुलेशन रुकी हुई है कई सालों से, उसके ऊपर की बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया प्रॉपर तरीके से, बहुत लोगों ने काम किया उनके तरीके से, लेकिन जो कुछ खामियां थी उस सबको स्टडी करते हुए हमने 3 साल में बहुत काम को आगे ले चुके हैं हम लोग। और आने वाली जनगणना में 2000 जो आने वाली जनगणना है उसमें हम लोग इजीली वी विल क्रॉस द 5 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट। और दूसरा एक काम था, देखो हमारे जो लोग हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है सबको। कास्ट सर्टिफिकेट में पहले जो लोग थे, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट पे भी हिंदू वर्ड आता था। तो बुद्धिस्ट आश्रम करते हुए भी लोग हिंदू वर्ड लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट लेते थे, क्योंकि उनको दे हैड नो अल्टरनेटिव दैट टाइम। तो उसमें
समाज कल्याण मंत्रालय और जो कुछ संबंधित लोग हैं उनसे करस्पॉन्डेंस किया हमने, और जो लोग बुद्धिस्ट रहते हुए भी लोगों को हिंदू नाम से जो सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट मिलता था वो हिंदू वर्ड हमारे प्रयासों की वजह से वहां से निकल गया है। तो आज कोई भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको हिंदू नाम से कास्ट सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आने वाले समय में पॉपुलेशन हो गया या संस्था के जो ध्येय उद्देश्य है उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग सिर्फ बीमा कंपनियों जैसे सपने नहीं दिखाएंगे। हमारे पास 50 एकड़ जमीन है, 60 एकड़ जमीन है, हाँ, मतलब ये ऐसे हो गया कि 2 रुपए की चॉकलेट दे दो और लोगों को भावनिक करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ फेसबुक पे आके वीडियो बना के वो होता नहीं है, ठीक है। उसमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। लोगों के बीच जाना पड़ता है मतलब एज ए इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे नहीं, सिर्फ स्टेज पे गए, भाषण किए और नीचे आए। तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोगों के बीच में काम करना पड़ता है, उनके प्रॉब्लम जानने पड़ते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो हमारे जो कुछ सवाल है, बुनियादी सवाल है, उनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। और बहुत हद तक हमारे जो राज्य के प्रेसिडेंट है संजय सपकाल साहब और महासचिव हमारे डॉक्टर प्रमोद पाडले साहब, उनके नेतृत्व में आज महाराष्ट्र स्टेट कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा काम करेगी। सिर्फ यही नहीं, सेंट्रल कमेटी भी आज पूरे 21 प्रदेशों में काम कर रही है, उसका नेतृत्व भी डॉक्टर पीजी ज्योतिकर और चंद्रवर्ती पाटिल साहब और डॉक्टर हरीश रावलिया साहब कर रहे हैं। तो संस्था बहुत अपनी अच्छी तरीके से काम को आगे लेके जा रही है। हम सिर्फ दिखावा नहीं चाहते, एक्चुअल काम हो ऐसे चाहते हैं। और उसमें अभी देखो ये सच्चाई अवेलेबल है सबके पास में, तो कोई भी इस सच्चाई को एक्सेस कर सकता है। और मैं अपील करना चाहूंगा लोगों से कि आपके अगर कुछ सवाल है तो मैं एक ईमेल आईडी देता हूं, तो वो ईमेल आईडी पे आपके कुछ भी सवाल है तो आप भेज सकते हो और हमसे पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी TBSI 1955 1955 मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, TBSI 1955 ये हमारी अधिकृत ईमेल आईडी है। इसके ऊपर आप आपके सवाल भेज सकते हैं। और संस्था की जो अधिकृत वेबसाइट है वो है www.thebuddhistsocietyofIndia.in। तो इस पे जाके आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हमसे मांग सकते हैं। और लोगों को मैं और एक अपील करूंगा कि लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें संस्था से जुड़ के काम करना है, तो मैं हमेशा लोगों को क्रॉस करता हूं कि आप संस्था के साथ में डायरेक्ट मत जुड़ो, पहले तो इन सब बातों का स्टडी करो और उसके बाद में काम करने के लिए आप आगे आओ। क्योंकि अगर देखो आप कंफ्यूज माइंड से आओगे तो संस्था के हित में कभी भी काम नहीं कर सकोगे। और अगर बाबा साहब का नाम प्रज्ञा के रूप में लेते हैं, तो प्रज्ञा की जो लेगेसी है, जो वारसा है प्रज्ञा का, तो वो हमें ऐसे सिर्फ नाम के लिए नहीं चाहिए। तो आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो सोसाइटी की जो TBSI की जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आएगी नहीं, और लोग आपको संभ्रमित करते रहेंगे खुद के करियर के लिए, ठीक है। और बीमा कंपनी जैसे हसीन सपने दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस जी। अभी आप पर लगा हुए सब आरोप प्रत्यारोप का अपने दावे और सबूतों के साथ खंडन किया, इसके लिए शुक्रिया। और बाबा साहब द्वारा स्थापित इस संस्था द्वारा बहुत अच्छे लोग हित के काम हो जाए, यही हम आशा रखते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हमसे जुड़े, सभी सवालों के आपने जवाब दिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। जय भीम।